Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start with another lecture of plant pathology, that is physical and legislative methods of plant disease management. तो आज के लेक्चर में हम फिजिकल मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे. एज लेजिस्लेटिव मेथड ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट इज already on the channel in the course IPM, and you will get the link in that IA session. Okay, so and description box also. लेजिस्लेटिव मेथड्स जो है वो हमारे IPM के कोर्स में भी सेम ही होते हैं, मतलब प्लांट पैथोलॉजी के और IPM के सेम होते हैं. मैं आपको उसका बस बेसिक एक इंट्रो दे देती हूँ लेजिस्लेटिव मेथड्स का. तो जो इसका बेसिक इंट्रो है उसमें बस ये है कि जो भी लीगल मेथड्स हम अपनाते हैं प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, वो सारे हमारे लेजिस्लेटिव मेथड्स के अंदर आते हैं. राइट. सो जैसे कि कोई भी ऐसी क्रॉप जिसमें डिजीज़ हो या कोई भी क्रॉप को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ये इंडिया में एक्ट आया था 1920 में, 1912 में सॉरी, ठीक है. और उससे पहले जो यूएस में था वो 1820 में आया था. तो इस तरह से ये हमारा एक एक्ट था कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी भी ऐसी क्रॉप को नहीं ले जा सकते उसकी टेस्टिंग से पहले उसकी टेस्टिंग होती है कि वो एकदम हेल्दी क्रॉप है, देन ही आप उसको लेके जा सकते हैं. राइट. ये हमारा हो गया लेजिस्लेटिव मेथड के बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द फिजिकल मेथड. राइट. सो फिजिकल मेथड में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं फॉर टू कंट्रोल द पेस्ट. सो पेस्ट दो टाइम पे ही लगती है, या तो प्लांट जब ग्रो होता है तब लगती है, या फिर हम जब उसे स्टोर करते हैं. तो दोनों मेथड्स यहाँ पे आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इन फिजिकल कंडीशन. राइट. सो फर्स्ट इज सॉइल स्टेरिलाइजेशन बाय हीट. जैसे हम बाकी चीज़ों को स्टेरिलाइज़ करते हैं ताकि उसके ऊपर से जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई, पैथोजन जो भी चीज़ें हैं वो हट जाएं, इसी तरह से हम सॉइल को भी स्टेरिलाइज़ करते हैं. क्या स्टेरिलाइज़ कैसे करते हैं? जनरली हम किसी भी चीज़ को स्टेरिलाइज़ हीट से ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट बैक्टीरिया को किल कर देता है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद, एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर से ऊपर उसको वो किल कर देता है. तो हम हीट बेसिकली यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि सॉइल को कैसे स्टेरिलाइज़ करें, उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है और कितनी देर के लिए हमें करना होता है, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस होते हैं स्टेरिलाइजेशन में वो यही होता है कि किसको कितनी देर के लिए हीट करना है और कितना टाइम के लिए करना है, कितने टेम्परेचर पे करना है. यही चीज़ें हमारी मेन होती हैं. बिकॉज़ अगर आप उस ज़्यादा टाइम के लिए उसको करते हो तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसको डैमेज भी कर सकती है ना. तो इसीलिए हमें पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हीट करना पड़ता है. So soil fertilization is completed when the temperature in the coldest part of the soil has remained for at least 30 minutes at 82 degrees Celsius or above. ठीक है. तो ये हमारा मेन टाइम हो गया कि 30 मिनट्स के लिए हमें करना है at 82 डिग्री, at which temperature almost all plant pathogen in the soil are killed. ठीक है. तो बेसिकली इस टेम्परेचर से थोड़े से अबव टेम्परेचर पे सारे जो प्लांट के पैथोजन है वो ऑलमोस्ट मर जाते हैं, या फिर आप कह दो कि वो ग्रेटली डेड हो जाते हैं. ठीक है, कि उनके अंदर और इतनी जान नहीं होती कि वो आगे किसी को इन्फेक्ट कर पाएँ. सो सॉइल कैन बी स्टेरिलाइज्ड इन ग्रीन हाउस में भी सॉइल को स्टेरिलाइज किया जा सकता है, एंड समटाइम्स इन सीड बेड्स एंड कोल्ड फ्रेम्स. कोल्डली भी उसको किया जा सकता है बाय द हीट कैरिड इन लाइव और एरिएटेड स्टीम और हॉट वाटर. द सॉइल इज स्टीम स्टेरिलाइज्ड आइदर इन स्पेशल कंटेनर्स. हम उसको अलग अलग कंटेनर्स में भी स्टीम करके स्टेरिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक पर्टिकुलर ना इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे, लेकिन वो कॉस्टली होता है. तो इसीलिए हम बेसिकली नॉर्मल हीट के लिए ही करना पसंद करते हैं. राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉइल स्टेरिलाइजेशन बाय हीट. नाउ लेट्स मूव टू द सॉइल सोलराइजेशन. सो सोलराइजेशन से आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली हम सोलर रेडिएशंस को यूज़ करके यहाँ पे सॉइल में से बैक्टीरिया उसको किल कर रहे हैं. हो क्या रहा है, यहाँ पे भी हीट ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं.
दोनों का जो मेन मोटिव है वो सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम हीट आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम हीट दे रहे हैं वो हमारी क्या है, सोलर रेडिएशंस के थ्रू हीट मिल रही है, राइट। ओके, सो एज यू सीन इन द पिक्चर, आपको दिख रहा होगा कि ये जो नीचे वाइट कलर का रोज़ के अंदर आपको एक चीज़ दिख रही है, वो वाटर नहीं है, मतलब वाटर उसके ऊपर है लेकिन उसके नीचे एक प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट है, ठीक है। वो जो पॉलीथीन फिल्म है उसके थ्रू ही जो सोलर रेडिएशंस हैं वो हमारे रिफ्लेक्ट करती है और जो हमारी सॉइल है उस पर ज़्यादा देर तक हीट रहती है। हम यहाँ पे ब्लैक कलर की या फिर कोई भी ऐसी डार्क कलर की पॉलीथीन नहीं यूज़ करते हैं। उसका रीज़न यही है कि ब्लैक कलर और जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो हमारे ये ट्रांसपेरेंट वाला होता है, ट्रांसल्यूसेंट वाला होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये हीट को पास थ्रू करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाली पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम उसकी स्ट्रिप्स को पूरी फील्ड्स में बिछा देते हैं सोइंग से पहले, ठीक है, और उसके बाद उसको फील्ड्स में बिछाने के बाद छोड़ देते हैं। अगर बहुत अच्छा सनी डे है, समर्स चल रहा है, तो जल्दी से ही उसके बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। देन हम उसको कुछ 2 से 4-5 दिन में, वीक में हटा के हम नेक्स्ट 1-2 दिन बाद इरिगेशन करने के बाद सोइंग कर देते हैं, ठीक है। तो when clear polythene film is placed over moist soil during sunny summer days, the temperature at the top 5 centimeter of soil may reach as high as 52 degrees Celsius compared to a maximum of 37 डिग्री सेल्सियस इन अनमल्च्ड सॉइल, ठीक है। तो जनरली अगर आपके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 37 होगा तो वो फिल्म बिछने के बाद 52 हो जाएगा, एंड 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ अ बिट हायर देन 37 डिग्री, राइट। सो क्या होता है, वो सॉइल के जो जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको कुछ को किल कर देते हैं, या और जो ज़्यादा एडवर्स कंडीशंस में रह सकते होते हैं उनमें से कुछ को वो ग्रेटली डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इफ़ सनी वेदर कॉन्टीन्यूज फॉर सेवरल डेज और वीक्स, आई टोल्ड यू ना कि एक वीक के लिए हम उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही वही चीज़ है कि अगर सनी डे है और उसके बाद अगर आप एक वीक के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सोलराइजेशन इनएक्टिवेट्स। सोलराइजेशन क्या कर रही है, किल कर रही है मैनी सॉइल बोन पैथोजेंस, दैट इज़ फंजाई, नेमाटोड्स, बैक्टीरियाज जो सॉइल के सरफेस के आसपास है, देयरबाय रिड्यूसिंग द इनोक्यूलम एंड इट्स पोटेंशियल फॉर कॉजिंग डिजीज, राइट। So next is hot water treatment of propagating organs। जो भी propagating organs होते हैं वहाँ पे हम hot water से ट्रीट कर देते हैं उसको, जैसे कि सीड्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, नर्सरी का स्टॉक्स होता है, उन सबको हम हॉट वाटर से ट्रीटमेंट देते हैं या फिर स्टीम से बेसिकली ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो उनके पैथोजेंस है वो किल हो जाए, ठीक है। Seed treatment with hot water was the only means of control in some disease for many years, as in the loose smut of cereals in which the fungus overwinters as mycelium inside the seed where it could not be reached by chemicals, right. So treatment of bulbs and nursery stock with hot water frees them from nematodes, ठीक है। तो जब हम बल्ब का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी नर्सरी स्टॉक का ट्रीटमेंट करते हैं हॉट वाटर से, तो वो क्या करता है, उस स्टॉक को फ्री कर देता है नेमाटोड से दैट मे बी प्रेजेंट विद इन दैम, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ हॉट वाटर ट्रीटमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हॉट एयर ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स। अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू दैट हम पैथोजन को हम किस किस स्टेजेस पे वो लगते हैं और कब हम उनको वहीं पे ही किल करना चाह रहे हैं, ये 2 चीज़ें मेजर होती हैं इसमें, है ना। तो हुआ क्या है, इससे पहले हमने जो पहले वाला ट्रीटमेंट किया था वो सारा किया था जब हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। अब जो हॉट एयर ट्रीटमेंट है वो हम तब दे रहे हैं जब हम उसके या तो किसी ऑर्गन को स्टोर कर रहे हैं या फिर हम एक हार्वेस्ट को स्टोर कर रहे हैं, राइट। So treatment of certain storage organs with warm air,
removes excess moisture from their surface. इससे पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े थे कि किस तरह से कौन सी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिससे पैथोजन ग्रो करता है, उसमें मॉइस्चर एक बहुत ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, राइट. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मॉइस्चर को रिमूव कर दे रहे हैं. जब मॉइस्चर ही रिमूव हो जाएगा तो पैथोजन को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ही नहीं ग्रो करने के लिए. तो हम हॉट एयर ट्रीटमेंट में यही कर रहे हैं. हॉट एयर का मतलब हो गया स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर ऊपर कोई हमारे पास फ्रूट या सीड्स का एक लॉट रखा हुआ है और नीचे से हम उसमें स्टीम दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उसका जो मॉइस्चर है वो भी साथ साथ उड़े जा रहा है. हॉट एयर से मॉइस्चर भी उड़ रहा है साथ साथ उसके, है ना. तो उससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव है वो ख़त्म हो जाएगा और फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी. कीपिंग स्वीट पोटैटो एट 28 to 32 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 weeks helps the wounds to heal and prevents the infection of rhizopus and by soft rotting बैक्टीरिया. जैसे ये आपको पिक्चर में ये चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे एक अलग से सेटअप बनाया गया है जिसके अंदर हम ये जो नीचे ये दिए हुए हैं इनके अंदर हम अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको रखते हैं और उसको बंद करने के बाद हॉट एयर का सर्कुलेशन करवा देते हैं अंदर, जितने भी टेम्परेचर पे हमें, मतलब बेसिकली हॉट एयर का सर्कुलेशन हम करवाते हैं. सो हॉट एयर क्योरिंग ऑफ हार्वेस्टेड ईयर्स ऑफ कॉर्न्स जो हार्वेस्ट किया हुआ है, टोबैको लीव्स है सॉरी, एंड सो ऑन, रिमूव्स moisture from them and protects them to attack by fungal and bacterial saprophytes. ठीक है, ये क्लियर हो गया टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंट्रोल बाय एलिमिनेटिंग सर्टन लाइट वेवलेंथ्स. लाइट की वेवलेंथ्स को एलिमिनेट करके हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारी बात की गई है वाइन फिल्म की. ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, ये फिल्म बेसिकली ज़्यादातर यूज़ की जाती है ग्रीन हाउस में. हम ग्रीन हाउस में इस फिल्म को यूज़ करते हैं. अगर आप लोगों ने किसी ने भी ग्रीन हाउस कभी देखा हो, मतलब मे बी पिक्चर फ़ोटोज़ वगैरह में कहीं देखा हो, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि एक ब्लू सी या फिर ग्रीन सी शेड की वो एक जैसे हट वाली शेप में बनाते हैं उसको, और ऊपर वो मोटी मोटी शीट्स लगी होती हैं, फिल्म्स होती हैं. ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जो इम्पॉर्टेंट रेज़ होती है जो पैथोजन को चाहिए होती है ना अपनी ग्रोथ के लिए, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं. उसको वो एब्जॉर्ब करके और जो बाकी की रेज़ होती है उसको अंदर भेजती हैं. और जो मेन वो है स्पेशल एक अल्ट्रावायलेंट रे है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको वो ट्रांसमिट नहीं होने देती, जिसकी वजह से जो हमारे पैथोजन्स होते हैं वो आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं. जैसे ऑल्टरनेरिया है या स्टेप्टोफाइलिन है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फंजाई दैट स्पोरुलेट ओनली व्हेन दे रिसीव लाइट इन द अल्ट्रावायलेंट रेंज. ठीक है, अगर वो इस रेंज में लाइट को रिसीव करते हैं, अगर वो इस रेंज में 360 नैनोमीटर में लाइट को रिसीव करते हैं, देन ओनली दे कैन ग्रो. बट यहाँ पे उनको वो लाइट रेंज मिल ही नहीं रही है. ठीक है, डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड ऑन ग्रीन हाउस वेजिटेबल्स caused by several species of these fungi by covering or constructing the greenhouse with a special ultraviolet absorbing wine film that blocks the transmission of light wave length below 390 नैनोमीटर. ठीक है, जितनी इससे बिलो वाली जितनी भी वेवलेंथ होती है उसको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लॉक कर देती है उसकी ट्रांसमिशन को. ठीक है, तो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो काफ़ी इजी है कि जो हमारी वेवलेंथ को एलिमिनेट करने की टेक्निक है वो ग्रीन हाउस में होती है. उसके लिए फिल्म कौन सी यूज़ हो रही है, वाइन फिल्म यूज़ कर रहे हैं, और वो 390 नैनोमीटर से नीचे वाले जितनी भी हमारी वेवलेंथ होती है उनकी ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे. सो नेक्स्ट है डिजीज़ कंट्रोल बाय रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेट करने से भी डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, जैसे आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा. तो आपको ये वाला पिक्चर दिख रहा होगा. तो इस तरह से एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम बन जाता है जिसके अंदर हम ऐसे स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को, और
ऊपर से ये रहे हमारे फैंस जहाँ से इनको डायरेक्टली हवा मिल रही है, कूलिंग मिल रही है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज ऑफ फ्लैशी प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। Although low temperature at or slightly above the freezing point does not kill any of the pathogen that may be on or in the plant tissue, they do inhibit or greatly retard the growth and activities, ठीक है। तो होता क्या है, जो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर ही पैथोजेंस हैं उनको वो किल नहीं करती, लेकिन उनकी एक्टिविटी को स्लो कर देती है, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है, thereby reducing the spread of existing infection and initiation of new ones। तो जो existing है उसको भी spread नहीं होने दे रही और नया तो initiate हो ही नहीं रहा, ठीक है। Most perishable fruits and vegetables should be refrigerated as soon as possible after harvest। कंज्यूमर्स के पास तक पहुंचने से पहले हम उसको जैसे ही हार्वेस्ट हुए तो जितना उस टाइम पे लॉट चला गया, जो हमें स्टोर करना है ना उसके लिए हम रेफ्रिजरेशन ही यूज़ करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ रेज। हम कुछ तरह की रेज का भी यूज़ करते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज़ यूवी लाइट, देन एक्स रेज, देन गामा रेज। सो ये कुछ तरह की रेज हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्लांट्स, अपने किसी भी पैथोजन को मारने के लिए, ठीक है। This is all for today's lecture. I hope you like the lecture. So if you like the lecture, please follow us on Instagram, subscribe our channel, and you will get the PPT in the description box. And if you have any doubt, any query, you can join us on Telegram also. And on a regular basis, we will conduct a small quiz for you all on Telegram to check your knowledge, and thanks for watching. Stay tuned.